अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च के टॉपिक में टू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टडी ऑफ फॉर ऑडियंसेस। सेकंड इज द पर्पस स्टेटमेंट। फर्स्ट, सिग्निफिकेंस। In the study, writers often include a specific section describing the significance of the study for selected audiences in order to convey the importance of the problem for different groups that may profit from reading and using the study. सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, ये जब थीसिस लिखते हैं आप या आर्टिकल लिख रहे होते हैं, उसमें आप एक पार्ट शो कराते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी यानी आप क्या बता रहे होते हैं, अपनी स्टडी की, अपने जो रिसर्च है उसकी अहमियत बता रहे होते हैं कि ये जो रिसर्च की गई है इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, इसलिए कि आपने जो रिसर्च है या आपने बॉडी ऑफ नॉलेज में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो उधर जाने से पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो रिसर्च की है, आपकी जो स्टडी है, इसकी अहमियत क्या है, इसको मैंने क्यों स्टडी किया है, इसके ऊपर इस टॉपिक पे हमने रिसर्च क्यों किया है। ठीक है, और इससे के क्या बेनिफिट होंगे। ठीक है, इसके बेनिफिशियल कौन होंगे, कौन इससे प्रॉफिट गेन कर सकता है, किसको इसके फायदे होंगे। ठीक है, तो आप सब उसमें क्लियर कर रहे होते हैं, ऑडियंस को बता रहे होते हैं, अपने जो आपके ऑडियंस हैं जिसको आप इस मुखातिब कर रहे होते हैं रिसर्च के ज़रिए से इसकी तो उनको इसकी अहमियत बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर है, तो आपके जो ऑडियंस हैं स्पेशली वो ऑटोमोबाइल कंपनीज होंगी और उससे रिलेटेड उसके जो यूज़र्स हैं, ठीक है, जो उनकी गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र्स आपके ऑडियंस हैं, कि आप उनको इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप इसकी अहमियत बता रहे हैं, जो कि जो हमने टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया है, ये जो टॉपिक जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं इसकी अहमियत क्या है और इससे कौन जो है इसके जो फ़ायदा होगा वो कौन लोगों को, किन किन लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बाय इंक्लूडिंग दिस सेक्शन द राइटर क्रिएट अ क्लियर ओपिनियन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी। इस पार्ट को, इस सेक्शन को इंक्लूड करने के बाद राइटर जो है वो अपना ओपिनियन दे रहा होता है, अपनी राय दे रहा होता है जो स्टडी उसकी अहमियत के हवाले से कि कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये स्टडी क्यों की गई है और उसकी अहमियत क्या है। द मोर ऑडियंसेस दैट कैन बी मेंशन, the greater the importance of the study and the more it will be seen by the readers to have wide application। तो जितना ज़्यादा आप ऑडियंस को इसके अंदर मेंशन कर देंगे उतनी ज़्यादा जो है इसकी जो अहमियत बढ़ जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल मुखातिब कर रहे हैं सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज को, ठीक है, और कंपनीज की परफॉर्मेंस बताना चाह रहे हैं कंपनी को कि ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की बेस पे आपकी कंपनी के ऊपर जो है बैड और नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इन फैक्टर्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और इन वेरिएबल या फैक्टर्स पे काम करेंगे तो आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके ऑडियंस जो हैं वो जस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। और अगर आप बात कर रहे होते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ आप बात कर रहे हैं कि यूज़र्स के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी ब्रांड को आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके यूजेस के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की, ब्रांड की जो फीचर्स बता रहे हैं, इसका मतलब है आपने यूज़र्स को भी ले लिया है। अब यूज़र्स भी इसका पार्ट बन गए, तो जितने ज़्यादा आपके ऑडियंस होंगे उतना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, इन डिजाइनिंग दिस सेक्शन वन माइट इंक्लूड द फॉलोइंग। आप इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें ऐड करते हैं, जिन चीज़ों पे आप, इन पॉइंट्स पे आप काम कर रहे होते हैं जब आप सिग्निफिकेंस बता रहे होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है 3 और 4 रीजंस दैट द स्टडी ऐड टू द स्कॉलरली रिसर्च एंड लिटरेचर इन द फील्ड। सबसे पहले तो आप 3 से 4 रीज़न दे रहे होते हैं कि क्यों ये स्टडी जो है एक क्या कहते हैं इतनी इम्पोर्टेंट है, उसको लिटरेचर की फील्ड में हमने इसको यानी लिटरेचर का पार्ट बनाया बनाया है, या फिर ये हमने रिसर्च क्यों की है और इसकी अहमियत क्या है, इसको हम क्यों ऐड करेंगे, स्कॉलरली रिसर्च के अंदर हम इसको क्यों ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम बॉडी ऑफ नॉलेज में क्यों भेजना चाह रहे हैं, तो उसको आप इसे बताएंगे रीजंस की क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 3 और 4 रीजंस अबाउट हाउ द स्टडी हेल्प इम्प्रूव प्रैक्टिस। 3 से 4 रीज़न आप देंगे कि किस तरह से ये जो स्टडी है ये आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर देगी, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों, यानी आपने 3 से 4 रीज़न ये भी देने होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में। ठीक है, उसकी बात हो रही है। 3 और 4 रीजंस एज टू व्हाई द स्टडी विल इम्प्रूव पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग।
आपने 3 से 4 रीज़न देने हैं कि ये क्यों ये स्टडी जो है, क्यों आपकी पॉलिसी को इम्प्रूव कर देगी और डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करेगी। यानी आपकी पॉलिसी के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और डिसीजन मेकिंग भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं अगर आपने इस स्टडी को पढ़ लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, ठीक है? तो उससे ये होगा, एक तो ये कि हम इसको जो रिसर्च स्कॉलरली रिसर्च है, बॉडी ऑफ नॉलेज उसका पार्ट बनाने जा रहे हैं। और सेकंड ये कि आप जो स्टडी कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर देगी, आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, ठीक है? और उसके बाद ये इसका एक फ़ायदा होगा कि ये आपकी पॉलिसी मेकिंग को, डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव कर देगी। तो इसकी ये अहमियत है, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में आप जो है अपनी रिसर्च की, अपने आर्टिकल के बारे में अपनी सिग्निफिकेंस बता रहे होते हैं, उसकी अहमियत बता रहे होते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे। सेकंड, द पर्पस स्टेटमेंट, द लास्ट सेक्शन ऑफ एन इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये भी। The last section of the introduction is to present a purpose statement that establishes the intent of the entire research study. ये जो आपका पर्पस स्टेटमेंट है, पर्पस स्टेटमेंट में आप अपनी तमाम जितनी भी इंटायर स्टडी है उसकी उसके हवाले से बता रहे होते हैं कि ये जो स्टडी की गई है इसका पर्पस क्या था, ये क्यों स्टडी की गई है, क्या मकासद थे इसके पीछे, क्या पर्पस था इसके पीछे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द इंटायर स्टडी। और पूरी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये स्टेटमेंट होता है। एंड इट नीड्स टू बी क्लियर, इसको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जब सामने वाला यानी रीडर इसको पढ़े तो उसको क्लियर होना चाहिए कि इसका पर्पस ये था, इस पर्पस की वजह से इसको ये स्टडी की गई है, ठीक है? यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पर्पस, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक यानी खास होना चाहिए। ऐसा ना आप उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं। ये जो है मकसद था, इसके लिए हमने जो है ये स्टडी की है। एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जब सामने वाला पढ़े तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है? उसको लगे कि हाँ कोई उसने नई चीज़ पढ़ी है, हाँ सही है, बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई नई चीज़ आई है और मैंने उसको पढ़ा है, ठीक है? उसकी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, उसकी इंप्रूव हो जाए, नॉलेज गेन करना चाह रहा है फिर वो स्टडी पढ़ने के बाद। फ्रॉम इट ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च फॉलो एंड रीडर्स विल बी लॉस्ट अनलेस इट इज केयरफुली ड्राफ्टेड। अगर आप इसको सही तरह से ड्राफ्ट नहीं करेंगे, सही तरह नहीं लिखेंगे, तो आपके दूसरे दूसरे जो एस्पेक्ट हैं रिसर्च से रिलेटेड, और आपके रीडर्स भी जो हैं वो भी लॉस्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे जब तक कि आप स्टेटमेंट को, पर्पस स्टेटमेंट को क्लियर नहीं करेंगे। बाकी भी रिसर्च जो है आपके किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है? यानी ऐसा हो कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, रीडर जो है उसको सही से पढ़े, उसको इंटरेस्ट पैदा हो स्टेटमेंट पर्पस पढ़ने के बाद, और फिर आपकी स्टडी को कंप्लीट वो पढ़े। In journal articles, researcher write the purpose statement into introduction as the final statement. In thesis, it often stand as a separate section. अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, रिसर्च आर्टिकल की जर्नल्स में, तो उसको जो है इंट्रोडक्शन के पार्ट में शो किया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्पस स्टेटमेंट को। और इसके अलावा अगर थीसिस की बात करें तो उसका एक अलग सेपरेट जो है सेक्शन बना दिया जाता है और उसमें पर्पस स्टेटमेंट को शो किया जाता है, ठीक है? तो ये जो आज हमने टू कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टडी फॉर ऑडियंसेस, और सेकंड द पर्पस स्टेटमेंट, ठीक है? तो इंशाल्लाह दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।